हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएसटी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कड़ी में हम आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको सितंबर माह प्रथम पाक्षिक मूल्यांकन विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का असाइनमेंट का आंसर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका पूर्णांक है 30, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक आवंटित है। एक क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 1 से 8 तक के आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ की गणना के लिए सूत्र लिखिए। तो केवल यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तीसरा प्रश्न है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए, वैसे तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, लेकिन हमारा एक फॉर्मूला होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो L क्या है यहाँ पे, चालक की लंबाई, और A क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद होते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि R जो रहता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल में स्वतः रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी हो जाती है और इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है किसी विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने पर क्यों घटती है। तो विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने पर इसलिए घटती है क्योंकि विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या जो है वो घट जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाइल्यूशन करते जाएंगे उनमें जो विलयन में उपस्थित जो आयन है वो क्या होंगे, उस पर्टिकुलर आयन मतलब जितना विलयन आपने बनाया है, जितने आयतन का आपने बनाया है, उसमें आयनों की संख्या जो है वो वितरित होती जाएगी, जिससे उनकी संख्या जो है वो घटती जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर है जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, अर्थात कॉपर से जिंक अधिक अपचायक है। यह कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ZN+CuSO4, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता कैसे ज्ञात करोगे। तो एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता हम कोलेरॉश के नियम से ज्ञात करते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH। तो डेल इन्फिनिटी अनंत चालकता पर निकालना है, तो डेल इन्फिनिटी M CH3COOH। अब इसको हम प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे HCl NaOH, ठीक है, इनके साथ हम निकाल सकते हैं। तो प्लस माइनस जैसे इसके पहले आपको बताया गया था वो वैल्यू। नेक्स्ट है आपकी तुल्यांकी चालकता का SI मात्रक क्या है। तो तुल्यांकी चालकता का SI मात्रक है SM² GM इक्विवेलेंट -1 इनवर्स 1। तो यहाँ पे क्या है, सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अगला है प्रश्न 9 से 11 तक प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। तो प्रश्न 9वां कहता है लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए। लवण सेतु के 2 कार्य हैं। पहला है लवण सेतु सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क स्थापित करता है तथा विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। दूसरा कहता है इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं। ये आप आगे भी पढ़ेंगे कि इस लवण सेतु का वर्क कैसा है, जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें कैसे वर्क होता है। ठीक है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। रेडॉक्स रेड प्लस ऑक्स। रेडॉक्स में रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यानी अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिसमें साथ साथ चलती रहती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अतः किसी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अपचयन
जब साथ साथ होता है तथा एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl का बनना, तो NaCl में सोडियम जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और उसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्लोरीन ग्रहण करता है, तो वो प्रक्रिया जो है वो क्या है, अपचयन कहलाती है। तो दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है, देखिए दोनों प्रक्रिया में क्या होता है, देखो Na जो है वो Na2+ में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और क्लोरीन जो है वो Cl- में जो है वो अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na जो है वो अपचायक है और क्लोरीन मतलब N2Na अपचायक और Cl2 जो है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो ये पूरी जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों की क्रिया साथ साथ चलती है और एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को है उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव लिखिए। उत्तर है इसका, तनुता में वृद्धि से विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। इसका कारण है कि तनुता में वृद्धि से 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, तो तुल्यांकी पहले इसमें बोला है विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों पर तनुता का प्रभाव। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है, जो कि इसका मान जो रहेगा जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं उसका मान जो होता है वो कम होता जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, तो और लेकिन तुल्यांकी चालकता जो रहती है del EQ = K/V, तो यहाँ पे K और V के मान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे तनुता में वृद्धि करते जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में K का मान जो रहता है वो कम होता जाता है और V के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, आयतन जो है वो बढ़ता जाता है। तो K के मान में कमी V के मान में वृद्धि से बहुत अधिक होती है। ठीक है, अतः दोनों में संयुक्त प्रभाव के कारण तनुता में वृद्धि के कारण तुल्यांकी चालकता जो है वो बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि K और V दोनों का प्रभाव जो है वो अलग अलग है। एक का मान जो है वो कैसा हो रहा है, बढ़ता है, और दूसरे का कैसा होता है, कम होता जाता है। लेकिन उनकी जो मतलब इन्हीं के प्रभाव के कारण तुल्यांकी चालकता जो रहती है तनुता बढ़ाने के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है आपका 12 और 13 प्रश्न जो है उस पर 3-3 अंक आवंटित है। प्रश्न 12 और 13 पर आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे इसके आंसर सॉल्व करने पर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न 12वां, धात्विक और विद्युत अपघटनी चालक में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहले धात्विक चालकता देखते हैं। धात्विक चालकता क्या होती है, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। ठीक है, धात्विक चालकता में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है, इसलिए उसमें विद्युत धारा मतलब कंडक्टिविटी उसमें होती है, और इसमें क्या होता है, आयनों की गति के कारण होता है। ठीक, दूसरा क्या है, इसमें चालक के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जबकि विद्युत अपघट्य के का विघटन हो जाता है इसमें। ठीक है, और विघटन होने के कारण उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तीसरा अंतर ये है कि इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण होता है और इसमें क्या होता है, आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इसमें कम्प्लीटली पदार्थ जो है वो स्थानांतरित हो जाते हैं, जबकि इसमें आयन, क्योंकि ये विघटन ही आयन के रूप में होता है तो इसलिए आयन के रूप में इनका स्थानांतरण होता है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, विशिष्ट चालकता क्या है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसको हम कप्पा यानी K के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो K = 1/ρ। ठीक, तो यहाँ पे K = बताता है कप्पा यानी विशिष्ट चालकता, ρ होती है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, लेकिन रो की वैल्यू होती है L/RA। ठीक है, तो L/RA होता है, तो वहाँ पे हम इसकी कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, K = L/RA, या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे 1/R = LA, चूँकि 1/R होती है सेल की चालकता। ठीक है, तो इस C है ना, तो 1/R की जगह हम रखेंगे C, तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल की चालकता और सेल स्थिरांक। L/A क्या है, सेल स्थिरांक, तो कप्पा = सेल की चालकता इंटू सेल का स्थिरांक।
अब इसकी इकाई यहाँ पर आप इकाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसका सूत्र क्या है, उसका डेफिनेशन और उसकी यूनिट आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 से 15 तक प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, कोलेरॉश का नियम लिखकर 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखिए, कोलेरॉश का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 2 मानों का योग है तो एक मान जो रहेगा उसमें धन आयन होता है और दूसरा जो रहता है वो ऋण आयन होता है। इसको आप इसका फॉर्मूला ये होता है कि अनंत तनुता पर होता है कोलेरॉश का नियम, इसीलिए लिखेंगे डेल इन्फिनिटी एम। ठीक है, मोलर चालकता है इसलिए एम इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर डेल इन्फिनिटी एम क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, और प्लस वी प्लस और V1 क्या है, प्रति फॉर्मूला इकाई में धन आयन और ऋण आयन की संख्या। और यहाँ पे डेल की जो वैल्यू डेल प्लस और माइनस जो है वो धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता को प्रदर्शित करता है। उदाहरण KCl के लिए यदि देखिए इसमें अगर KCl, क्योंकि ये क्या होता है, एक संयोजी विद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि इसमें K प्लस और Cl माइनस ही है, तो इसलिए इसके लिए V की वैल्यू यानी प्रति इकाई आयतन में धन आयन और ऋण आयन की संख्या, तो इसमें KCl में धन आयन 1 है और ऋण आयन 1 है, तो इसलिए उसकी वैल्यू यदि हम 1 रख दें तो कोलेरॉश का नियम कैसा हो जाएगा, डेल इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। तो एक विद्युत संयोजी अपघट्य के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, और डेल प्लस इन्फिनिटी प्लस डेल माइनस इन्फिनिटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर है। तो यहाँ पर जो मोलर चालकता होती है वो तुल्यांकी चालकता के बराबर हो जाती है। कब, जब एक संयोजी विद्युत अपघट्य हम लेते हैं। ठीक है, तो या तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी वही फॉर्मूला है जो मोलर कंडक्टिविटी के लिए निकालेंगे। अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता जो है वो बराबर हो जाएगी। कब, किसी भी एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए, मतलब V1 और V प्लस और V माइनस की वैल्यू जब 1 होगी तो। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग पूछे गए हैं, 2 अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता डेल इन्फिनिटी एम ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें ये हमने पहले भी देखा है, यही आंसर है उसका। इस विलयन में अप्रत्यक्ष रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए डेल इन्फिनिटी का मान ज्ञात किया जा सकता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक एसिड का आपने निकाला था, तो जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया, जो आपने लिखा था ना रिएक्शन, जिसमें प्रबल विद्युत अपघट्य के साथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अनंत तनुता पर, वो सेम आप इसका रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। अगला है दूसरा इसका अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में कैसा उपयोग होता है, वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती जाती है, क्योंकि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिक हो जाता है, क्योंकि इस पर वियोजन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा CM डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी एम। ठीक है, अल्फा यहाँ पर क्या है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, और किसी सांद्रता पर विलयन की चालकता लैम्डा CM हो गया, और लैम्डा इन्फिनिटी अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, C जो है वो किसी कंसंट्रेशन पर विलयन की चालकता को शो करेगा, और M जो रहता है वो मोलर चालकता है किस पर, अनंत तनुता पर। तो ये के क्या होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता की। कौन, वियोजन की मात्रा। अगला है आपका प्रश्न, ये अथवा का प्रश्न है आपका, जो ये वाला प्रश्न था कोलेरॉश के नियम का, उसी का ही उसमें अथवा का प्रश्न दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोलता है विद्युत रासायनिक सेल को सचित्र समझाकर सेल अभिक्रिया लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसके पहले वाले बेस जितने भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप केवल इसे देख करके लिखिए मत, इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक सेल ये क्या होता है, इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह इस सेल का कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है, किंतु ऑक्सीकरण और
अपचयन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होता है और इससे विद्युत रासायनिक सेल या फिर डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है? जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट होती है। तो इसमें इनडायरेक्ट कराया जाता है हमको और अलग अलग पात्रों में अलग अलग जो है बर्तन पे लेकर के इसको हम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हम दो पात्र हैं, एक में आपका जिंक ZnSO4 और एक में कॉपर सल्फेट का जो है वो, एक में जिंक सल्फेट, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट का विलयन है और एक में है कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ जो है वो लगी है, जिंक रॉड है, जबकि कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड लगी हुई होती है। ठीक है, इन दोनों को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जो छड़ होती है ना। तो जिंक जो रहता है वो यहाँ पर एनोड की भांति काम करता है और कॉपर की जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड की भांति काम करती है। इन दोनों को हम लवण सेतु के द्वारा जो है वो जोड़ देते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था लवण सेतु क्या था। लवण सेतु जो है वो दो विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो वही लवण सेतु के द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये एक डेनियल सेल जो है वो उसका चित्र है। ठीक है, अब इसको समझिए। इस सेल में जिंक की छड़ ZnSO4 विलयन में तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच धारामापी व परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और विलयन को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है, जो इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, Zn और Zn जो है वो उसका सॉल्यूशन किस में डूबा हुआ है? जिंक सल्फेट में, एक्वस फॉर्म में। और ये जो दो लाइनें हैं वो लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं और जो कॉपर सल्फेट का अर्ध सेल जो बना है वो कॉपर कैथोड से है वो जुड़ा रहता है। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक धातु का है। आप देख लीजिए स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट का वाला दिख रहा है उसमें जिंक धातु है। ठीक है, और Zn2+ आयन से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य परिपथ जो इसमें लगा हुआ है ना, आप एक्स्ट्रा अलग से बाह्य परिपथ इसमें जोड़ते हैं, तो उस बाह्य परिपथ से कॉपर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और Cu यह जो है Cu2+ आयन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और कॉपर में वो अपचयित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो है वो कैथोड पर ग्रहण करता है। ठीक है, और किस में अपचयित हो जाता है? कॉपर में, Cu में अपचयित हो जाता है। तो ये अपचयन अर्धसेल का निर्माण करता है। पूर्ण अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं? जो लेफ्ट वाले साइड की जो अभिक्रियाएँ हैं उसको हम लिख सकते हैं। तो Zn+Cu2+, तो ये क्या बन गया? Zn2+ और Cu। ठीक है, अब ये पूर्ण अभिक्रिया जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इस सेल में यानी कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग पात्रों पर होती हैं। ठीक है, अलग अलग अप्रत्यक्ष रूप से क्यों होती है? क्योंकि एक ही सॉल्यूशन नहीं बना है, एक ही पात्र में ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है। बाह्य इसमें हम बाह्य एम्पियर या बाह्य धारा जो है वो प्रवाहित करके दोनों में क्या करा रहे हैं? हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका विद्युत रासायनिक सेल जो है वो कंप्लीट होता है। इसका 15वां प्रश्न है आपका, फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम और द्वितीय नियम लिखें। तो पहले तो ये है कि फैराडे का नियम क्या है, विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, सर्वप्रथम विद्युत अपघट्य के मात्रात्मक पक्षों का अध्ययन माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। तो वो क्या बताते हैं कि इन्होंने विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा तथा प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के मध्य संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो उन्होंने इसके लिए 2 नियम दिए थे। पहला नियम था फैराडे का प्रथम नियम, उसमें कहते हैं कि विद्युत अपघट्य से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q।
ठीक है। यहाँ पर W क्या है, विद्युत जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन है उसमें पदार्थ की मात्रा जो रहती है W है, और विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा जो रहती है यानी Q जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू ZQ हो गया, तो Q की वैल्यू होती है I इंटू T। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा ZIT। ठीक है, W क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा, Z यहाँ पर क्या है, मुक्त पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या होता है, विद्युत धारा का सामर्थ्य, और T होता है यहाँ पे तुल्यांकी T इज इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, दूसरा आपका द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम बताता है कि कभी श्रेणीबद्ध, अगर श्रेणी सीक्वेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उन पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम कहता है। तो यदि दो विद्युत अपघट्य के विद्युत का समान मात्रा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्रमशः W1 और W2 और उसके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 और E2 हैं। ठीक है, तो जैसा कि दूसरा नियम कहता है कि ये तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। कौन, जो पदार्थ का द्रव्यमान है। ठीक है, तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू स्थिरांक, और W1 और W2 भी अगर दो पदार्थ दिए हुए हैं श्रेणी में क्रिया हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई E2। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नियम भी समाप्त होता है। इसका अथवा का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर बोलता है कॉपर सल्फेट के यानी CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन को किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो कॉपर का मोलर द्रव्यमान आपको दिया है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 मिनट का टाइम, तो उत्तर में देखिए, पहले आप इसमें लिखिए आपको 10 मिनट यहाँ विद्युत धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघट्य किया जा रहा है। यहाँ पे टाइम दिया है T इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 इंटू 60 600 सेकेंड। आवेश क्या होता है, धारा गुणित समय है, तो धारा आपको दी है 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, और 600 सेकेंड हो गया, तो ये आपका आवेश आ जाएगा 900 C। यहाँ पे अभिक्रिया क्या होती है, देखो अभिक्रिया क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट की विलयन में कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निक्षेपित हो जा रहा है कैथोड पर। तो वहाँ हमने जब हमने डेनियल सेल देखा था उसमें देखा था Cu2+ जो है वो किस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो जाता है ना। तो वो अभिक्रिया में देखिए, तो क्योंकि कॉपर का और मोलर द्रव्यमान कितना दिया है 63, तो एक कॉपर को निक्षेपित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो एक कॉपर को निक्षेपित करने के लिए 2F की आवश्यकता होती है, 2 फैराडे की आवश्यकता होती है। तो 1 फैराडे का मान होता है 96487 C। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू अतः 900 ग्राम अवक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, क्योंकि हमको क्या करना है, आवेश इतना दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे 63 आपका जो द्रव्यमान दिया है और गुणित आवेश बटा आपका जो 2 फैराडे, तो फैराडे की जो वैल्यू, चूँकि 2 फैराडे यहाँ पर यूज़ हो रहा है इसलिए 2 इंटू 96487। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये असाइनमेंट का आंसर जो है वो ख़त्म होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देख सकें जल्दी से जल्दी और अपने असाइनमेंट्स के आंसर्स जो है वो लिख सकें। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से किसी टॉपिक के भी अगर कुछ नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.